जुलाई 2026 आगरा से एक बारात निकलने की पूरी तैयारी चल रही थी। दूल्हा तैयार था, रिश्तेदार भी तैयार थे। बस कुछ ही मिनटों बाद बारात निकलने वाली थी। लेकिन बारात निकलने से ठीक पहले एक फोन आता है, बारात लेकर मत आइए। जिस लड़की से आपके बेटे की शादी होने वाली है उसे पुलिस हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की के हाथों में अगले दिन मेहंदी सजनी थी वही लड़की अब सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस का दावा था कि उसी लड़की ने उस शख्स की हत्या की साजिश रची है जिसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे सच्चाई क्या थी, आइए जानते हैं। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की, यही टुडला थाना क्षेत्र का एक गांव है मोहम्मदपुर। इसी गांव में रहते थे करीब 55 वर्षीय नरेंद्र पाल। पेशा था खेती किसानी। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। पत्नी, 2 बेटे और बड़े बेटे दिनेश कुमार की 20 वर्षीय बेटी रश्मि कुमारी। नरेंद्र पाल अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब उन्हें आगरा के कुबेरपुर में एक अच्छा रिश्ता मिला तो बिना देर किए उन्होंने रश्मि की शादी वहां तय कर दी। शादी की तारीख रखी गई 6 जुलाई 2026। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुट चुका था। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशियां कुछ दिनों में मातम में बदलने वाली है। 24 जून 2026 रात का समय था। पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चला जाता है। नरेंद्र पाल की आदत थी कि वे घर के बाहर बने पशु बाड़े में सोया करते थे। उस रात भी वह रोज की तरह अपनी चारपाई पर जाकर लेट गए। लेकिन अगली सुबह जब परिवार के लोग उन्हें जगाने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। चारपाई के पास नरेंद्र पाल का शरीर बुरी तरह जला हुआ पड़ा था। घर में चीख पुकार मच गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सूचना मिलते ही रुडला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जहां नरेंद्र पाल का शव पड़ा था वहीं पास में बिजली के टूटे हुए तार भी दिखाई दिए। पहली नजर में पुलिस को लगा कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लग गई और नरेंद्र पाल उसकी चपेट में आ गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसी समय लगभग हर किसी को यही लग रहा था कि यह एक दर्दनाक हादसा है। लेकिन करीब 4 घंटे बाद एक ऐसा सबूत सामने आता है जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देता है। दरअसल नरेंद्र पाल की 20 वर्षीय पोती रश्मि कुमारी पुलिस के पास एक कागज लेकर पहुंचती है। रश्मि बताती है कि यही कागज उसके दादाजी ने मरने से पहले लिखा था। पुलिस जैसे ही उस कागज को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, मेरी सारी जमीन मेरे दोनों बेटों में बराबर बांट दी जाए, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरी पोती रश्मि की शादी आगरा में जहां तय हुई है वहां मत करना, क्योंकि यह किसी और लड़के से प्यार करती है। मैं इस रिश्ते के खिलाफ था, मेरी बात कोई नहीं मान रहा था, इसलिए मैं अपनी मर्जी से यह कदम उठा रहा हूं। यह पढ़ते ही पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद नरेंद्र पाल ने आत्महत्या की है। लेकिन उसी दिन शाम के वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट पढ़ते ही पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा होता है नरेंद्र पाल की मौत आग से नहीं हुई थी। उनके गले पर किसी धारदार हथियार से गहरा वार किया गया था। यानी पहले उनकी हत्या की गई और उसके बाद शव को आग लगाई गई ताकि पूरी घटना एक हादसा दिखाई दे। बस यहीं से पूरा मामला पलट जाता है। अब यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या का मामला बन चुका था। पुलिस एक बार फिर नरेंद्र पाल के घर पहुंचती है। परिवार के सभी लोगों से एक एक करके पूछताछ शुरू होती है। सबसे पहला सवाल होता है, आखिर नरेंद्र पाल की दुश्मनी किससे थी? लेकिन घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इतना ही नहीं, जब पुलिस नरेंद्र पाल के दोनों बेटों से हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए कहती है तो वे दोनों बेटे इससे साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना था, हमारे पिता ने आत्महत्या की है, उनकी हत्या नहीं हुई है। यह बात सुनकर पुलिस को अजीब जरूर लगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। आखिरकार नरेंद्र पाल की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जब पुलिस पूरी गंभीरता के साथ इस केस की जांच शुरू करती है, घर का एक एक सदस्य, एक एक रिश्तेदार और एक एक पड़ोसी, सबसे पूछताछ होती है। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं लगता जो हत्यारे तक उसे पहुंचा सके। इसी बीच जांच कर रही टीम एक बार फिर उस सुसाइड नोट को उठाती है। फैसला किया जाता है कि उसकी लिखावट की जांच कराई जाएगी, क्योंकि अगर यह नोट सचमुच नरेंद्र पाल ने लिखा है
तो मामला कुछ और है, लेकिन अगर यह नोट किसी और ने लिखा है तो पूरी कहानी बदलने वाली थी। कुछ समय बाद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंचती है। रिपोर्ट पढ़ते ही जांच कर रहे अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा होता है वह सुसाइड नोट नरेंद्र पॉल ने नहीं लिखा होता है, उसे किसी और ने लिखा था, और जिसका नाम सामने आने वाला था उसे सुनकर खुद पुलिस भी चौंकने वाली थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पुलिस के हाथ लग चुकी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यह सुसाइड नोट नरेंद्र पाल ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा था। अब सवाल यह था कि आखिर वह कौन था जिसने यह नोट लिखा। पुलिस बिना देर किए उस नोट की लिखावट का मिलान घर के लोगों की लिखावट से कराती है। जो रिपोर्ट सामने आती है वह हर किसी को चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वह लिखावट किसी और से नहीं बल्कि 20 वर्षीय रश्मि कुमारी की होती है। अब पुलिस का शक सीधे रश्मि पर चला जाता है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस को सबूत चाहिए थे, वो भी पुख्ता। उधर घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। 6 जुलाई 2026 को रश्मि की बारात आने वाली थी। समय बहुत कम था और पुलिस के सामने सच तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी। इसी बीच जांच कर रही टीम रश्मि के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है। जब 24 जून की रात यानी हत्या वाली रात का रिकॉर्ड देखा जाता है तो पुलिस की नजर एक नंबर पर आकर रुक जाती है। समय था करीब रात के 11 बजे से सुबह 2 बजे तक। रश्मि लगातार उसी नंबर पर बात कर रही थी। इतनी देर तक आखिर वह किससे बात कर रही थी? पुलिस तुरंत उस नंबर की जानकारी निकलवाती है। पता चलता है कि वह नंबर 22 वर्षीय विपिन कुमार के नाम से दर्ज है, जो शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के डाहनी गांव का रहने वाला था। बस यहीं से पुलिस को पहली मजबूत कड़ी मिल जाती है। बिना समय गवाए एक टीम विपिन कुमार को पकड़ने के लिए रवाना कर दी जाती है और 5 जुलाई 2025 यानी रश्मि की शादी से सिर्फ एक दिन पहले पुलिस सबसे पहले विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद पुलिस सीधे रश्मि के घर पहुंचती है। रश्मि को भी हिरासत में लिया जाता है, लेकिन जैसे ही गांव के लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा था, कल इसकी बारात आने वाली है, पुलिस इसे क्यों ले जा रही है? लेकिन पुलिस किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। रश्मि और विपिन दोनों को थाने ले जाया जाता है। अब पूरे मामले में क्या सच्चाई थी वह इन दोनों के सामने बैठी थी, लेकिन क्या दोनों इतने आसानी से अपना जुर्म कबूल करने वाले थे या इस कहानी में अभी और भी बड़ा राज खुलना बाकी था? थाने पहुंचने के बाद रश्मि और विपिन को अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है। पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में दोनों खुद को बेगुनाह बताते हैं। दोनों का कहना था कि उन्हें सत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस के पास अब सिर्फ शक नहीं था, सबूत भी थे। एक तरफ थी हैंडराइटिंग रिपोर्ट, दूसरी तरफ कॉल डिटेल और तीसरी तरफ दोनों के मोबाइल की लोकेशन। जब पुलिस एक एक सबूत उनके सामने रखती है तो दोनों के जवाब बदलने लगते हैं। कुछ देर बाद विपिन पूरी तरह टूट जाता है और जो यह कहानी पुलिस को सुनाता है उसे सुनकर जांच कर रहे अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले हुई थी, जब विपिन कुमार अपनी बुआ के घर मोहम्मदपुर गांव आया करता था। विपिन की बुआ का घर रश्मि के घर के बिल्कुल पड़ोस में था। इसी दौरान रश्मि और विपिन की पहली बार मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और कुछ समय बाद यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद विपिन आकर अपनी बुआ के घर सिर्फ रश्मि से मिलने आता था। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन जब इस रिश्ते की भनक रश्मि के परिवार को लगी तो सबसे ज्यादा विरोध उसके दादा नरेंद्र पाल ने ही किया। हालांकि उन्होंने रश्मि पर कोई सख्ती नहीं की, बल्कि उसे प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे, तुम यह रास्ता भूल जाओ। लेकिन रश्मि दादा की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद परिवार ने रश्मि पर नजर रखनी शुरू कर दी। दोनों की मुलाकातें लगभग बंद हो गईं, लेकिन फोन पर बातचीत अब भी जारी थी। इसी बीच नरेंद्र पाल रश्मि के लिए दूसरा रिश्ता तय कर देते हैं। आगरा के कुबीरपुर में शादी तय हो जाती है और तारीख रखी जाती है 6 जुलाई 2026। यह खबर जैसे ही रश्मि और विपिन को मिलती है तो दोनों परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए जो हमेशा के लिए दोनों को अलग होने से रोक सके। फिर दोनों एक फैसला लेते हैं जो आगे चलकर एक बुजुर्ग की जान ले लेता है। रश्मि और विपिन अब यह समझ चुके थे कि अगर शादी हो गई तो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी बीच 8 जून 2026 को दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं, सीधा हरियाणा के सोनीपत पहुंचते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद रश्मि को एहसास होता है कि घर से भाग जाने से समस्या खत्म नहीं होगी। वह विपिन से कहती है कि आज नहीं तो कल परिवार वाले हमें ढूंढ ही लेंगे
और अगर मैं वापस गई तो मेरी शादी वहीं करा देंगे जहां रिश्ता तय हुआ है। दोनों घंटों तक इसी बात पर चर्चा करते हैं। फिर सोनीपत में ही एक खौफनाक योजना बनती है। योजना ऐसी जिसका अंजाम एक परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। प्लान के मुताबिक रश्मि 19 जून 2026 को वापस अपने घर लौट आती है। घर लौटने के बाद वह ऐसे रहने लगती है मानो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। परिवार वालों को भी यही लगता है कि अगर रश्मि सब कुछ भूल चुकी है। उधर शादी की तैयारियां एक बार फिर जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रश्मि वापस घर पछतावे की वजह से नहीं लौटी है, बल्कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लौटी है। दिन गुजरते गए और 24 जून 2026 की रात आ गई। यही वह रात थी जिसका इंतजार रश्मि और विपिन कई दिनों से कर रहे थे। रात का खाना खाने के बाद पूरा परिवार अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और नरेंद्र पाल रोज की तरह घर के बाहर बने पशुवाड़े में सोने चले जाते हैं। रात करीब 11 बजे रश्मि अपने मोबाइल से विपिन को फोन करती है और सिर्फ इतना कहती है कि सब सो चुके हैं, अब तुम आ जाओ। बस यही से उस खौफनाक साजिश का आखिरी अध्याय शुरू हो जाता है। रश्मि का फोन मिलते ही विपिन अपने घर से निकल पड़ता है। देर रात चुपचाप मोहम्मदपुर गांव पहुंच जाता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। विपिन सीधे उस पशुवाड़े की तरफ बढ़ता है जहां नरेंद्र पॉल अपनी चारपाई पर सो रहे होते हैं। कुछ पल तक वह उन्हें देखता रहता है, फिर पास रखा धारदार हथियार निकालता है और सोते हुए नरेंद्र पाल पर हमला कर देता है, गले पर वार कर देता है। अचानक हुए इस हमले से नरेंद्र पॉल संभल भी नहीं पाते। कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन साजिश यही खत्म नहीं होती। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। शव के ऊपर चारपाई का सामान रखा जाता है और फिर आग लगा दी जाती है ताकि पूरा मामला एक हादसा दिखाई दे। इसी दौरान रश्मि फोन पर लगातार विपिन से संपर्क में रहती है। दोनों हर कदम योजना के मुताबिक आगे बढ़ा रहे होते हैं। काम पूरा होने के बाद विपिन वहां से निकल जाता है। रास्ते में डुंडला रेलवे स्टेशन के पास पुलिस के मुताबिक वह कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल हथियार और खून से सने कपड़े फेंक देता है। इसके बाद कपड़े बदलकर ट्रेन से अपने गांव लौट जाता है। उधर अगली सुबह जब परिवार की आंख खुलती है तो सामने एक ऐसा मंजर होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चीख पुकार मच जाती है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहीं से पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए एक आखिरी चाल अब भी चलनी बाकी थी। इस सुबह पुलिस इस पूरे मामले को पहले एक हादसा मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बाद सुसाइड नोट की सच्चाई पूरी जांच की दिशा बदलने वाली थी। जब हैंडराइटिंग रिपोर्ट और कॉल डिटेल दोनों रश्मि की तरफ इशारा करने लगे तो पुलिस को लगभग यकीन हो गया कि इस हत्या के पीछे कोई बहुत करीबी व्यक्ति ही है। इसके बाद 5 जुलाई 2026 को सबसे पहले विपिन कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। फिर रश्मि को भी उसके घर से हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ के दौरान शुरुआत में दोनों बार बार खुद को बेगुनाह बता रहे होते हैं, लेकिन जब पुलिस ने एक एक कर सबूत सामने रखे तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस के मुताबिक दोनों की निशानदेही पर डुंडला रेलवे स्टेशन के पास खंडर के इलाके से वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद किया जाता है। वहीं से खून से सने कपड़े भी बरामद किए जाते हैं और इन सबूतों के बाद पुलिस का केस और मजबूत हो जाता है। इसके बाद रश्मि और विपिन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उधर आगरा में दूल्हे का परिवार बारात की तैयारी कर चुका था, लेकिन उन्हें फोन करके बताया जाता है कि बारात लेकर मत आइए। जिस लड़की से शादी होनी थी उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। यह खबर सुनते ही उधर भी खुशियों का माहौल एक पल में मातम में बदल जाता है। रश्मि के परिवार वाले भी होने वाले दूल्हे के परिवार वाले से माफी मांगते हैं और कहते हैं अब यह शादी नहीं हो सकती। एक तरफ जिस घर में शहनाई बजनी थी वहां सन्नाटा छा गया और दूसरी तरफ जिस लड़की की हाथों में मेहंदी सजनी थी उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। पुलिस के मुताबिक सिर्फ अपनी पसंद की शादी करने के लिए दोनों ने एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज एक बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है। एक परिवार अपना मुखिया खो चुका है। आगरा में एक शादी शुरू होने से पहले ही टूट गई और 2 युवा अपनी पूरी जिंदगी अदालती प्रक्रिया और जेल के बीच बिताने की स्थिति में पहुंच गए। दोस्तों, अगर इस पूरे मामले में कोई सबसे बड़ी सीख मिलती है तो वह यही है कि किसी भी रिश्ते या किसी भी फैसले का हल हत्या या हिंसा कभी नहीं हो सकता। अगर परिवार में मतभेद हो तो बातचीत और कानून के दायरे में रहकर समाधान तलाशना ही सबसे बड़ा रास्ता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। फिलहाल अदालत में सुनवाई के बाद ही तय होगा कि दोनों पर लगे आरोप किस हद तक साबित होते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसे ही तथ्यात्मक वीडियो
पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।